आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक साहित्य सौरभ का पाठ उसने कहा था पढ़ेंगे। लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। हम पृष्ठ नंबर 53 तक पहुंच चुके हैं, 53 तक। पिछली कक्षा में सार देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। लहाना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बौधा सिंह सभी सिख सैनिक अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस की भूमि पर जर्मनों से लड़ रहे थे। जर्मन फौज अंग्रेजों पर भारी पड़ रही थी। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सैनिक हैं। खंदक में पानी भर गया है और बेहद ठंड है। लहाना सिंह अपने दोनों कंबल बौधा सिंह को उड़ा देता है और फिर उसे अपनी जर्सी भी पहना देता है। तभी सूबेदार हजारा सिंह को कोई खंदक के बाहर से पुकारता है और आदेश देता है कि इसी समय धावा बोलना है। मील भर की दूरी पर पूरब में एक जर्मन खाई है जिसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। तुम यहाँ पर 10 सैनिकों को छोड़कर वहां जाकर उस खाई पर कब्जा कर लो। बौधा सिंह चलने को तैयार है, पर उसे और लहना सिंह को बौधा सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से वहीं रोक दिया जाता है और सूबेदार हजारा सिंह जो बौधा सिंह के पिता हैं, बाकी लोगों के साथ वहां से चले जाते हैं जर्मन सैनिकों पर धावा बोलने। उस आने वाले अफसर से लहना सिंह जब बात करते हैं तो उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह था कि उस अफसर ने लहना सिंह की तरफ सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, तुम भी पियो। सिगड़ी के उजाले में लहना सिंह को साहब का चेहरा दिखता है तो उसका माथा ठनकता है कि यह साहब जर्मन ऑफिसर है, अंग्रेज अफसर नहीं। लहना सिंह ने नकली अफसर को काफी सारे प्रश्न उत्तर करके अपने संदेह को यकीन में परिवर्तित कर लेता है और समझ जाता है कि यह लप्टन साहब नकली हैं। कोई जर्मन आया है जिसने लप्टन साहब को या तो खत्म कर दिया है और या तो फिर उन्हें कहीं बंदी बना दिया है। इसके बाद वह अपनी सूझबूझ से लप्टन साहब को मार गिराता है और वजीरा सिंह को भेजकर अपनी टुकड़ी को भी वापस बुला लेता है। सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, परंतु कोई यह नहीं जानता कि जो घाव उसकी पसली में नकली लप्टन साहब की गोली से लगा है, उसकी वजह से अंदर ही अंदर लहना सिंह खत्म होते जा रहा है। आगे का पाठ पढ़ते हैं। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की 2 गाड़ियां चली आईं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार हजारा सिंह ने
लहना सिंह की जांघ की पट्टी बंधवानी चाहिए। पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। पौधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। जब लड़ाई की आवाज पास की खाई वालों ने, जो 3 मील दाहिनी ओर थी, सुनी, तो उन्होंने तुरंत ही टेलीफोन करके गाड़ियां मंगवाई, जो 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। अस्पताल बहुत दूर नहीं था। सुबह होते होते जो घायल थे वह अवश्य ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। सूबेदार हजारा सिंह बहुत चाहते थे कि लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बंधे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी पसली में भी गोली लगी है। लहना सिंह बोधा सिंह की हालत से बहुत परेशान था। उसका ज्वर बढ़ता जा रहा था। उसने सबसे पहले गाड़ी में उसे जाने के लिए कहा। सूबेदार नहीं चाहते थे कि वह लहना सिंह को छोड़कर जाएं। वह जानते थे कि लहना भी घायल है, परंतु लहना ने ही उन्हें पौधा की और सूबेदारनी की कसम देकर गाड़ी में भेजा। हजारा सिंह ने लहना सिंह से प्रश्न पूछा, और तुम? मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर पौधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी हौरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना, मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया है। यहाँ पर कहानी में एक नया पात्र सूबेदारनी हौरा का चित्रण किया गया है, जिसे लहना सिंह जानता है, और वह कह रहा है कि उन्हें जाकर कहना कि उसने मुझसे जो कहा था वह मैंने कह दिया। यहाँ पे पाठ के शीर्षक की सार्थकता कुछ कुछ दिखाई दे रही है कि उन्होंने कहा था। हमारे पाठ का नाम है उसने कहा था। अब गाड़ियाँ आहत सैनिकों को, बोधा सिंह को और हजारा सिंह सूबेदार को लेकर चल पड़ी थी। सूबेदार ने चलते चलते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। सूबेदार को कुछ पता नहीं था कि सूबेदारनी ने लहना से क्या कहा था। उसने कहा कि सब साथ में ही घर चलेंगे, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि लहना का घाव बहुत गहरा है। अनजाने में उसने उससे कहा, सूबेदारनी से तुम खुद ही बात करना कि उसने क्या कहा था। अगले पृष्ठ पर जाते हैं। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। वह हजारा के सामने तो बिल्कुल ठीक बना रहा, और उसे यह भी कह दिया कि सूबेदारनी को जो मैंने कहा है वह लिख देना,
और जब मिलोगे तो कह भी देना। और गाड़ी जाते ही वह ज़मीन पर लेट गया, क्योंकि अब उसका घाव, उससे बहता हुआ रक्त उसे तकलीफ दे रहा था। उसने वजीरा से कहा कि वह उसे पानी पिला दे और उसके कमर पर जो उसने बांध रखा था कपड़ा, ताकि किसी को भी पता न चले कि उसकी पसली में एक गोली लगी है, वह निकाल दे, क्योंकि अब वह रक्त से तर हो रहा है, अर्थात भीग गया है। खंड 5, जो इस पाठ का आखिरी खंड है, देख लेते हैं। मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। बहुत ही कठिन बात यहाँ लिखी गई है कि जिस प्रकार मृत्यु आती है तो किसी और की स्मृति, यादें बहुत साफ दिखाई देती हैं, उसी प्रकार लहना सिंह की भी अब मृत्यु निकट थी और उसे भी अपने अतीत की कुछ स्मृतियाँ बहुत साफ दिखाई दे रही थी। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। वह अपनी पुरानी यादों में खो चुका है। समय जो इतना बीत चुका है वह बिल्कुल साफ हो चुका है। वह 12 साल का बालक बन गया है और वही समय देख रहा है जो उसने पहले व्यतीत किया है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसे वैसे ही पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो उसने कहा हाँ, कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के बूटों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? कहानी फिर से पहले पृष्ठ की ही बात करती है, जहाँ से हमने कहानी की शुरुआत की थी। एक लड़का और एक लड़की अकस्मात ही मिलते हैं और फिर मिलते ही जाते हैं। वही प्रश्न कि तेरी कुड़माई हो गई, और वही लड़की का थक कहकर भाग जाना। और एक दिन फिर से वही प्रश्न कि तेरी कुड़माई हो गई, और उस लड़की का यह कहना कि हाँ, कल हो गई। मेरे रेशम के बूटों वाला सालू नहीं दिख रहा तुम्हें? पर इस बार लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, उसे बहुत क्रोध आया, और ऐसा क्यों हुआ वह नहीं जानता था। अतीत की स्मृति से वह फिर वर्तमान की तरफ आ चुका था। वजीरा सिंह से कहता है कि वह उसे पानी पिला दे। आज उस बात को 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। वो तो बचपन की बात थी ना। न मालूम वह कभी मिली भी थी कि वह सिर्फ ऐसे ही उसकी एक कल्पना थी। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम का अर्थ है युद्ध के लिए जाएगी, फ्रंट पर। वो तो ऐसे ही गया था अपनी जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए, तो उसे चिट्ठी मिली कि चलो युद्ध पर, फौरन चले आओ। साथ ही उसे अपने सूबेदार, अपने अफसर हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बौद्ध सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे।
सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के घर के यहाँ पहुंचा। वह नहीं जानता था कि वर्तमान में अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह सिर्फ ये जानता था कि उसे युद्ध पर जाना है और उससे उसके सूबेदार का पत्र मिला है। हजारा सिंह और उनका पुत्र बौदा सिंह दोनों जा रहे हैं और उन सबको साथ में जाना है। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार से उसका मन भी बहुत लगा हुआ था। तो लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, उसके गांव। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है। लहना सिंह भीतर पहुंचा। उसे नहीं पता था कि सूबेदारनी उसे कैसे जानती है। सूबेदारनी मुझे जानती हैं? कब से? कैसे? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, आज कहाँ से सूबेदारनी आ गई? दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। वो नहीं जानता था सूबेदारनी को, पर सूबेदारनी उसे जानती थी। मुझे पहचाना? सूबेदारनी ने उससे प्रश्न किया। नहीं, लहना सिंह का उत्तर था। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाले सालू अमृतसर में। ये सारी बातें सुनकर लहना सिंह अवाक रह गया। वो हतप्रभ था। ये सारी बातें तो वह 12 वर्ष की लड़का और 8 वर्ष की लड़की के बीच हुई थी। सूबेदारनी कैसे जानती है इस बारे में? तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। ऐसे लगा कुछ पल के लिए वह बेहोश हो गया। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वह फिर से वर्तमान में था। वह फिर से अतीत में पहुंच गया था। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा। सारी स्मृतियां उसे बार बार याद आ रही थी। युद्ध पर आने से पहले वह सूबेदार हजारा सिंह के गांव गया था। वहां सूबेदारनी ने उसे ये सारी बातें बताई और जब उसने ये बातें वहां सुनी तब भी, और जब आज वो स्मृति में है, इन बातों को सुनकर उसकी मूर्छा टूट गई है। अगले पृष्ठ को देखते हैं। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की खंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। लहाना फिर से स्वप्न की दुनिया में चला गया। वहां सूबेदारनी उससे कह रही थी कि मैंने तो तेरे को आते ही पहचान लिया। आज एक काम कहती हूँ, मेरा भाग्य फूट गया। अंग्रेज सरकार ने मेरे पति अर्थात सूबेदार को बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, पर अब मेरे पुत्र और मेरे पति दोनों को जंग पर जाने के लिए बुलावा आया है। क्यों नहीं इन्होंने औरतों की भी फौज बनाई, पलटन क्यों न बना दी, तो मैं भी इनके साथ चल देती। मेरे एक ही पुत्र है, क्योंकि उसके बाद जो पुत्र हुए एक भी नहीं जिया, सब के सब इस दुनिया से चले गए। सूबेदारनी रोते रोते लहना को कहने लगी,
अब दोनों जाते हैं युद्ध पर। मेरे भाग अर्थात मेरा भाग्य, मेरा नसीब, मेरी किस्मत। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। सूबेदारनी ने उसे उसके बचपन की वह किस्सा याद दिलाया, जब वह एक दिन तांगे वाले के घोड़े के नीचे आने वाली थी, क्योंकि वह घोड़ा बिगड़ गया था। और यह उस दिन की बात थी जब वह दोनों दही वाले की दुकान पे मिले। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे और खुद घोड़ों के पैरों के नीचे चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही मेरे पति और पुत्र को युद्धभूमि में बचा लेना। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे आगे अपना आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। वह अपने कमरे में वापस चली गई, कोठरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। और इसी प्रकार अब वह फिर अपने वर्तमान में आ चुका है। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। वो बार बार याद कर रहा है कि उसने मुझे कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र को युद्ध भूमि में बचा लेना। लहना का सिर गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। वजीरा जानता था कि वह कीरत सिंह के पास जाकर अपने प्राण त्यागना चाहता है, तो यह समझकर उसने कह दिया कि हाँ, मैं ही कीरत सिंह हूँ। लहना ने उसे कहा कि वह अपना सिर उसके पट पर रख ले, अर्थात उसकी गोद में रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह जानता था कि लहना की मृत्यु का समय करीब है और वो जो जो कह रहा है वह उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाता चला गया। लहना अपने आम के पेड़ की बात कर रहा था, अपने भतीजे की बात कर रहा था और बता रहा था कि यह आम के पेड़ की कितनी उम्र है, उतनी ही उम्र जितना बड़ा तेरा भतीजा है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह जानता था कि लहना सिंह का अंत नजदीक है। उस वजीरा की आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे। और इसी तरह लहना ने वजीरा के पास अपने प्राण त्याग दिए, अपनी सारी स्मृतियों को याद करते हुए। क्यों उसने हजारा, क्यों उसने बौधा सिंह का अपनी जान से ज्यादा ध्यान रखा। वह प्रेम, वह त्याग, वह विश्वास जो उस लड़की ने, जो अब सूबेदारनी हौरा है, उस पर बचपन में दिखाया था, जब उसने उसको उस टांगे के नीचे, उस घोड़े के नीचे आने से बचाया था, उसे उस पर इतना विश्वास था। उसी प्रकार अब वह उसके पुत्र और पति को भी बचा लेने वाली है, इस बात का उसे विश्वास था। तभी उसने उसे यह प्रार्थना की
उससे भिक्षा मांगी, उसके आगे अपना आंचल पसार कर कहा कि मेरे पति और पुत्र को युद्ध भूमि में सलामत रखने का कार्य मैं तुम्हें सौंपती हूँ। वह अपने बचपन के मित्र पर इतना विश्वास रखती थी, बहुत भरोसा रखती थी। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। इस प्रकार इस सच्चे मित्र ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने घावों की परवाह न करते हुए, अपने मित्र सूबेदारनी हौरा के पति और पुत्र को युद्ध से सही सलामत घर भेजा। इस प्रकार अमृतसर के बाजार से शुरू हुई यह कहानी प्रेम और त्याग की मिसाल स्थापित करती। इस कहानी में 8 वर्ष की बालिका के बाल सुलभ प्रेम में एक बालक अपनी प्रौढ़ावस्था में उसके सिर्फ कहने पर क्या कुछ नहीं कर जाता, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। मानवीय संबंधों की इस सहज कथा में सहज जीवन का विकास हुआ है। युद्ध क्षेत्र में साहस, वीरता एवं त्याग का उदाहरण है। निस्वार्थ भाव से वचनबद्धता का निर्वाह भी करती है। कहानी में कई शब्द लोक भाषा से लिए गए हैं जो बहुत ही आकर्षित करते हैं। फ्लैशबैक के रूप में एक विशाल वातावरण के कैनवास पर लेखक ने सधी तुलिका से कथा सहजता से कही है। इस कहानी का उद्देश्य केवल कोरा सबक देना नहीं था, वरन यह कहानी मानव जीवन का तथा मानवीय स्वभाव का अत्यंत निकटता से परिचय कराती है। गुलेरी जी ने प्रेम, बलिदान और कर्तव्य के महत्व की इस कहानी में सुंदर अभिव्यक्ति की है। कहानी के पात्रों को बहुत ही सुंदरता से गूंथा है और प्रमुख पात्र लहना सिंह को तो इतनी खूबसूरती से गढ़ा है कि यह पात्र साहित्य के पन्नों में अमर हो गया है। लहना सिंह के प्रेम, कर्तव्य, वीरता और चातुर्य का उभरा रूप उसके चरित्र में दृष्टिगत होता है। लहना सिंह सिपाही तो हैं ही हैं, साथ ही साथ एक बहुत कोमल हृदय व्यक्ति भी हैं। इस कहानी की समाप्ति पर हमारी आज की कक्षा का समय भी समाप्त